तो गवर्नमेंट ने ना जीएसटी स्लैब्स रिवाइज कर लिए हैं। पहले जो 4 ईयर स्ट्रक्चर था 5%, 12%, 18% एंड 28% का, अब उसको सिंप्लीफाई करके 2 ईयर सिस्टम बनाया गया है, 5% एंड 18% का। ठीक है, तो साथ ही एक स्पेशल 40% स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है लग्जरी और सिन गुड्स के लिए, और बहुत सारे एसेंशियल आइटम्स को 0% कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राइट एजुकेशन। आज हम बात करेंगे जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, बट इस वीडियो में हम सिर्फ जीएसटी तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, हम पूरा इंडियन टैक्सेशन सिस्टम भी समझेंगे। इंडिया में टैक्स कैसे काम करता है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स भी इसमें कवर करेंगे। ठीक है, एंड आई एम वेरी श्योर इस वीडियो के बाद आपको इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ब्रॉडली इंडिया में टैक्सेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ये है ना कि जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लगता है वही उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। तो यहाँ पर जो टैक्स का बर्डन है वो कहीं और ट्रांसफर नहीं होता, उसी इंसान के ऊपर रहता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति पर ये टैक्स लगता है वो उसको किसी और को पास कर देता है। तो यहाँ पर कंज्यूमर या फिर जो एंड यूजर है, जो लास्ट में उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर इसको ऐसे समझो कि अगर आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो बिल के अंदर एक जीएसटी ऐड होता है। ठीक है, तो रेस्टोरेंट ओनर गवर्नमेंट को पे करता है, लेकिन जो पैसा है वो आपसे लिया जाता है। यानी कि जो बर्डन है वो आपके ऊपर आ जाता है, चाहे आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं कर रहे हो, बट अल्टीमेट पेमेंट आप ही कर रहे हो। समझ में आ गई बात? तो डायरेक्ट टैक्सेस 2 हिस्सों में हम इसको पढ़ते हैं, सेंट्रल डायरेक्ट टैक्सेस एंड स्टेट डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो सेंटर के अंडर में हमारे पास आ जाते हैं पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स एंड इक्वलाइजेशन लेवी। ठीक है, वेरिन जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंडर में 2 टैक्सेस आते हैं, लैंड रेवेन्यूज एंड प्रॉपर्टी टैक्स। चलो इनको हम एक एक करके समझते हैं। तो जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो एक ऐसा टैक्स है जो गवर्नमेंट हर इंडिविजुअल की टोटल एनुअल इनकम पर लगाती है। तो ये इनकम किसी भी सोर्स से हो सकती है, जैसे कि आपकी सैलरी, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, कैपिटल गेन और दूसरे पर्सनल इनकम के सोर्सेज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया में पर्सनल इनकम टैक्स के लिए 2 टैक्स रजीम्स फॉलो की जाती है, ओल्ड टैक्स रजीम और न्यू टैक्स रजीम। ठीक है, तो टैक्स पेयर इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन उनकी इनकम और डिडक्शन। ठीक है, तो ओल्ड टैक्स रजीम जो है वो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसमें आपको बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिलते हैं। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप काफ़ी डिडक्शंस क्लेम करते हो तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। ठीक है, और ड्रॉबैक ये होता है कि इसमें जो टैक्स रेट्स है वो थोड़ा सा हायर होता है, इसीलिए ओल्ड रेजीम उन लोगों के लिए बेस्ट होती है जो हर साल काफ़ी डिडक्शन क्लेम करते हैं। और जो न्यू टैक्स रजीम है उसमें जो टैक्स रेट्स हैं वो कम किए गए हैं, लेकिन आपको कोई मेजर डिडक्शन या एग्जम्पशंस क्लेम करने नहीं दिया जाता है। ठीक है, और तो ये किन लोगों के लिए बेस्ट होगा? जिनके पास डिडक्शन कम होते हैं, फ्रेश जो अर्नर्स हैं, और दोज हु वांट अ सिंपल पेपर वर्क फ्री सिस्टम। ठीक है, और फिर उसके बाद 2023-24 के बाद से न्यू टैक्स रजीम को इंडिया का डिफ़ॉल्ट सिस्टम बना दिया गया है। तो अगर टैक्स पेयर कुछ चूज़ नहीं करता है कि उसको ओल्ड टैक्स रजीम में इनकम टैक्स फिल करनी है या फिर न्यू टैक्स रजीम में, तो ऑटोमेटिकली वो न्यू टैक्स रजीम के अंडर ही इनकम टैक्स के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और जो बजट 2025 था ना उसके हिसाब से रिबेट लिमिट भी बढ़ा दी गई है। देखो, रिबेट का मतलब होता है गवर्नमेंट तुम्हें एक टैक्स रिलीफ देती है अगर तुम्हारा इनकम एक सर्टेन लिमिट के अंडर है। तो सेक्शन 87 के अंडर ये आता है। पहले 2025 तक ये लिमिट 7 लाख तक की थी। तो अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख तक होती है तो आपको पूरा टैक्स माफ़ मिलता था। ठीक है, लेकिन अब 2025 के बजट के बाद से इस लिमिट को 12 लाख कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारा जो टैक्सेबल इनकम है वो 12 लाख तक है
तो तुम्हारा जितना भी टैक्स बनता है वो 100% रिबेट बेसिकली माफ कर दिया जाएगा। क्लियर ना? अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। देखो, स्टैंडर्ड डिडक्शन एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो सैलरीड लोगों के लिए और पेंशनर्स को उनकी ग्रॉस सैलरी से ऑटोमेटिकली माइनस मिलता है, ताकि जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाए। इसके लिए किसी भी प्रूफ बिल या डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो करंट लिमिट है राइट नाउ वो 75,000 है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो ग्रॉस सैलरी है, जो टोटल सैलरी है, अगर वो 12,75,000 है और हमारा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो हमको 75,000 मिला है, तो जो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम हो जाएगी ना वो 12 लाख की हो जाएगी, ठीक है। यानी आपको टैक्स 12.75 लाख पर नहीं लगेगा, आपको टैक्स 12 लाख पर देना पड़ेगा, क्योंकि 75 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल चुका है। और 2025 के बाद से 12 लाख तक को कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख से भी एक्सीड कर रही है टिल 75,000, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स उसमें नहीं लगेगा। फिर आता है हमारा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। देखो, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स ना एक ऐसा टैक्स है जो कंपनीज के प्रॉफिट पर लगता है। मतलब जो भी प्रॉफिट एक कंपनी अपने बिजनेसेस से कमाती है उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। अब इसको कौन दे सकता है? इंडियन कंपनीज देंगी और फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में बिजनेस करती है। फिर आता है हमारा मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ठीक है। तो देखो, कुछ कंपनीज ना अपने प्रॉफिट पर नॉर्मली बहुत सारी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम कर लेती हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशंस या फिर इंसेंटिव्स एक्सेट्रा, जिससे उनका जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। मतलब कंपनी के अकाउंट्स में प्रॉफिट अगर 100 करोड़ हो सकता है, लेकिन जो इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से उनका जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो सिर्फ 20 करोड़ दिखेगा, ठीक है। तो कभी कभी तो उन्हें बिल्कुल टैक्स देना ही नहीं पड़ता है। तो लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि कोई भी कंपनी बिना टैक्स दिए बच ना सके, इसीलिए मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में समझें, तो अगर एक कंपनी अपने एग्जेम्पशंस की वजह से नॉर्मल टैक्स कम या फिर ज़ीरो दिखाती है, तब भी उसे एक मिनिमम टैक्स देना ही होगा। ये मिनिमम टैक्स जो राइट नाउ है वो 15% ऑफ बुक प्रॉफिट, ठीक है। बुक प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि वो प्रॉफिट जो कंपनी अपने अकाउंट बुक में दिखाती है एज पर द कंपनी एक्ट, ना कि वो जो एग्जम्पशंस या फिर डिडक्शंस के बाद इनकम टैक्स के हिसाब से बचा हो। मतलब अगर एक कंपनी के अकाउंट में 100 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, तो बुक प्रॉफिट 100 करोड़ ही होगा, और इसी बुक प्रॉफिट पर 15% आपको मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स देना पड़ेगा। इज दिस क्लियर नाउ? फिर आता है कैपिटल गेन टैक्स। देखो, ये टैक्स ना आपको किसी असेट को बेचने पर मिले प्रॉफिट पर लगता है। देखो, जब आप कोई असेट जैसे कि प्रॉपर्टी, शेयर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, आर्टवर्क, लैंड खरीदते हो एक सर्टेन प्राइस पर और बाद में उसे ज़्यादा प्राइस पर बेच देते हो, तो जो प्रॉफिट या फिर गेन होता है उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं, ठीक है। और उस प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है उसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। इज दिस क्लियर ना? तो जो कैपिटल गेन है वो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, ठीक है। तो जब आप लिस्टेड इक्विटीज, शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को 12 महीने से कम के पीरियड में बेच देते हो, तो वहाँ पर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अप्लाई होता है। और अदर एसेट जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड या फिर म्यूचुअल फंड के लिए लेस देन 24 और 36 मंथ्स का पीरियड है। और सिमिलरली अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को 12 महीने के बाद बेचते हो, तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप्लाई होगा। और रियल एस्टेट्स, गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स के लिए अगर आप 24 महीने और 36 मंथ के बाद अगर सेल करते हो, तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप्लाई होगा, ठीक है। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसमें जो टैक्स रेट है वो ज़्यादा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, ठीक है। फिर आता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो डीडीटी जो टैक्स था वो कंपनी डिविडेंड देने से पहले खुद पे करती थी। डिविडेंड को ना सैलरी से कंफ्यूज मत करना। सैलरी का बेसिकली ये है कि आपको आपके काम के लिए पेमेंट किया जाएगा,
डिविडेंड का मतलब ये है कि कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं। तो जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और शेयर्स खरीदते हो तो आप शेयर होल्डर्स बन जाते हो, यानी कंपनी के ओनर्स में से एक। तो जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इज दिस क्लियर ना? तो डिविडेंड हर शेयर होल्डर्स को उसके शेयर्स के प्रपोर्शन में मिलता है, ठीक है। तो 2020 से पहले कंपनी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती थी तो वो गवर्नमेंट को पे कर लेती थी और शेयर होल्डर्स को टैक्स फ्री डिविडेंड मिलता था। फॉर एग्जांपल अगर डिविडेंड 50,000 है, ठीक है, तो डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो टैक्स अगर वो 15% है तो 7,500 कंपनी गवर्नमेंट को पे कर देगी और बाकी का जो 42,500 है वो शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 2020 के बाद से जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो अबॉलिश कर दिया गया है। तो अब जो डिविडेंड है वो शेयर होल्डर्स के पर्सनल इनकम में ऐड होगा। तो उनको जो टैक्स रेट लगेगा उनकी टोटल इनकम के बेसिस पर लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ना कंफ्यूज मत होना, एक छोटा सा ये टर्म मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो, टैक्स स्लैब का मतलब ये ना कि इंडिया में जो इनकम टैक्स है वो एक ही रेट पर नहीं लगती है, बल्कि इनकम के लेवल के हिसाब से अलग अलग परसेंटेज लगता है। तो इनको ही हम टैक्स स्लैब सिस्टम कहते हैं। मतलब जितना ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतना ज़्यादा टैक्स रेट बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम इंडिया का ये जो ओल्ड टैक्स रेजिम है अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो 0 से 2.5 लाख तक हमको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर आपकी इनकम 2.5 से 5 लाख तक है तो 5% टैक्स लगेगा और 10 लाख प्लस है तो 30% टैक्स लगेगा, ठीक है। तो अब जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में ये है कि अगर डिविडेंड को शेयर होल्डर्स की पर्सनल इनकम में ऐड कर दिया जाता है तो अगर आप लो स्लैब में हो तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप हाई स्लैब में हो तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड 50,000 है, ठीक है, तो पर्सन ए की टोटल इनकम 4 लाख है मान के चलो, तो उस पर जो टैक्स स्लैब है वो 5% लग रहा है, ठीक है। तो उसको डिविडेंड पर कितना टैक्स देना पड़ेगा? 2,500 5% के हिसाब से। वेर इन जो पर्सन बी है उसकी जो टोटल इनकम है वो 25 लाख है, तो वो 30% वाले स्लैब में आता है। तो उसको कितना डीडीटी पे करना पड़ेगा? 15,000। इज दिस क्लियर नाउ? तो ना ये एक प्रोग्रेसिव सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर शेयर होल्डर्स को उनका शेयर मिल जाता है। अब वो जिस भी स्लैब में आते हैं उनकी पर्सनल इनकम के बेसिस पर उसके अकॉर्डिंग उनको टैक्स देना पड़ेगा। फिर बात करते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की, ठीक है। तो ये टैक्स आपको तब देना पड़ता है जब आप शेयर मार्केट में कोई लिस्टेड सिक्योरिटी बाई या फिर सेल करते हो, खरीदते या फिर बेचते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज, बेसिकली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स में ट्रेड करते हो तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पर एक छोटा सा टैक्स लगता है। अब सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या है? सिक्योरिटीज़ बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिस पर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और जिसकी कोई एक वैल्यू होती है, जैसे कि शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स, डेरिवेटिव्स, ठीक है। और हम यहाँ पर ना याद रखना हम लिस्टेड सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं। लिस्टेड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि एनएसई और बीएसई में रजिस्टर्ड हो जाती है उसे हम लिस्टेड सिक्योरिटी कहते हैं। मतलब उसका ट्रेडिंग पब्लिकली और ऑफिशियली होता है एक्सचेंज के थ्रू, जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस के शेयर्स जो है ये सब लिस्टेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। और जो कंपनी के शेयर्स एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते वो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज होती है, जैसे कि इसमें कोई छोटी मोटी प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स या फिर स्टार्टअप इक्विटीज जो सिर्फ प्रमोटर्स इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रेड होती है। इज दिस क्लियर ना? तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लिस्टेड सिक्योरिटीज पर लगता है। एसटीटी का जो पर्पस था ना जब 2004 में गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसका पर्पस ये था कि स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस पर एक सिंपल और ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम हो। तो पहले लोगों को कैपिटल गेन या प्रॉफिट को हाइड करना बहुत इजी हो गया था, तो अब हर ट्रांजैक्शन पे एक डायरेक्ट एसटीटी लगता है जो एक्सचेंज के थ्रू ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। ठीक हो गया? तो एसटीटी वो ना कंपल्सरी है, ये हर लिस्टेड शेयर्स के बाई सेल पर लगता है, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, एसटीटी आपको देना ही पड़ेगा। वेरिंग जो कैपिटल गेन टैक्स है ये सिर्फ प्रॉफिट होने पर लगता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो, रमेश ने 100 शेयर्स खरीदे, और पर शेयर 200 का था,
तो उसने टोटल 20,000 के शेयर्स ले लिए और उनको पर शेयर 250 के हिसाब से बेचा, तो उसने टोटल 25,000 की सेल कर ली। ठीक है, अब जो एसटीटी है, जब उसने खरीदा तो जीरो, क्योंकि जो एसटीटी है वो खरीदने और बेचने दोनों में लगती है, बाई और सेल दोनों में लगती है। ठीक है, तो जब उसने खरीदा तो 0.1% की एसटीटी लगी, 20 रुपए कटे। जब उसने उसको बेचा तो भी 0.1% की एसटीटी लगी, तो 25 रुपए कटे। तो टोटल एसटीटी उसको लगी 45 रुपीज की। ठीक है, ये हो गई हमारी एसटीटी। फिर आता है कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि जब हम अपने शेयर्स इक्विटीज को बेचते हैं तो उसमें जो प्रॉफिट होता है उसमें कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 5,000 का है। अगर उसने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, बेसिकली उसने 12 महीने से पहले बेचा है तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और अगर उसने 1 साल के बाद बेचा है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो जितना भी उसका परसेंट बनेगा टैक्स के हिसाब से उतना पैसा कट जाएगा। ठीक हो गया। अगर उसको लॉस होता है, सपोज रमेश 180 के हिसाब से बेचता है, तो 1800 का अगर वो बेचता है तो उसको 2,000 का लॉस होता है। ठीक है, तो एसटीटी कितना कटेगा, 20 रुपए बाई में और 18 रुपए सेल करने में, टोटल 38 रुपीज उसका एसटीटी कटेगा। लेकिन क्या यहाँ पर उसको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, उसको यहाँ पर जीरो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप जब प्रॉफिट गेन करते तो ही आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। आई होप दिस इज क्लियर ना। फिर है हमारा इक्वलाइजेशन लेवी। देखो ये ना डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर लगता है, मतलब अगर कोई इंडियन बिजनेस किसी फॉरेन कंपनी से ऑनलाइन सर्विस ले रहा है तो उस पर इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। ठीक है, तो ये पहली बार 2016 के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था। इनिशियली सिर्फ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज पर लगता था 6% रेट के हिसाब से, लेकिन फिर 2020 से इसे एक्सपैंड करके ई कॉमर्स सप्लाईज और सर्विसेज पर भी लगा दिया 2% के रेट के हिसाब से। ठीक हो गया। तो 6% कहाँ पर लगेगा? जब कोई इंडियन बिजनेस किसी फॉरेन कंपनी को ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के लिए पेमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडियन कंपनी गूगल को 1 लाख देती है एड्स के लिए, तो 6%, 6,000 इक्वलाइजेशन लेवी देना पड़ेगा। और जो इक्वलाइजेशन लेवी है 2% कहाँ पर लगेगा? जब कोई फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी, अमेजॉन, गूगल प्ले, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा, इंडिया के कस्टमर्स को डायरेक्टली सर्विस या प्रोडक्ट्स देते हैं। ठीक है, तो अगर Amazon.com इंडियन कस्टमर्स को 1 लाख के प्रोडक्ट सेल करेगी तो उस पर 2% लेवी लगेगी। दोनों चीजें क्लियर है? तो जब 2016 में ना ये टैक्स इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, तो उस टाइम सबसे बड़ा एग्जाम्पल गूगल एड्स था। तो इंडियन कंपनीज गूगल को एडवर्टाइजिंग के लिए पेमेंट करती थी। अब जो गूगल आइलैंड है वो इंडिया के क्लाइंट से रेवेन्यू अर्न करता था, लेकिन इंडिया में उस रेवेन्यू पर प्रॉपरली इनकम टैक्स नहीं देता था, क्योंकि उनका जो परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है वो इंडिया में नहीं था। तो इसी लूपहोल को बंद करने के लिए इंडिया ने 6% इक्वलाइजेशन लेवी लगाई। इसीलिए नॉर्मली इसको गूगल टैक्स भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन फिर बाद में 2020 के अमेंडमेंट ने इसे एक्सपैंड करके अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, फेसबुक जैसी कंपनीज पर भी अप्लाई कर दिया 2% वाले स्लैब में। क्लियर ना? अब बात करते हैं लैंड रेवेन्यू की। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू ना जमीन की इनकम या फिर उसके यूज पर लगता है। जैसे कि जो लैंड पर अब खेती होती है, उस लैंड से जो प्रोड्यूस आता है उस पर एक पोर्शन गवर्नमेंट को रेवेन्यू या फिर टैक्स देना पड़ता है। और यही रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू ना ब्रिटिश पीरियड में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, इसमें हमने परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ये सारे पढ़े हुए हैं, ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी इसको यहीं पर रोक देते हैं। तो जो लैंड रेवेन्यू है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल लिस्ट नंबर 2 में। ठीक है, तो स्टेट्स जो है अपने लॉ के हिसाब से लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चरल टैक्स कलेक्ट करते हैं। फिर आता है प्रॉपर्टी टैक्स। तो प्रॉपर्टी टैक्स एक हमारा एनुअल डायरेक्ट टैक्स है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज जैसे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज या फिर पंचायत प्रॉपर्टी के ओनरशिप पर लगाती हैं।
इसमें लैंड, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट और दूसरे इमूवेबल प्रॉपर्टीज कवर होते हैं। तो ये टैक्स जनरली कैलकुलेट होता है प्रॉपर्टी के एरिया, लोकेशन, यूजेस और उसकी एनुअल वैल्यू, बेसिकली रेंटल या फिर मार्केट वैल्यू के बेसिस पर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी टैक्स से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो लोकल बॉडीज के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है। इस रेवेन्यू का यूज सिविक सर्विसेज जैसे कि सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइटनिंग, वाटर सप्लाई, रोड मेंटेनेंस और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होता है। तो प्रॉपर्टी टैक्स का लॉ और फ्रेमवर्क स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, लेकिन इसका जो पैसा है वो लोकल बॉडीज के पास ही रहता है और वही अपने एरिया के डेवलपमेंट में खर्च करती है। इज दिस क्लियर नाउ? तो इसी के साथ हमने अपना जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो कंप्लीट कर लिए। तो अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम दो फेजेस में समझेंगे, बिफोर 2017 एंड आफ्टर 2017, ठीक है। तो 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड हुई थी, तो हम जीएसटी के पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस को समझेंगे और जीएसटी के बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस को समझेंगे। तो जून 2017 तक जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारी कंट्री में मौजूद थे, सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पर, वो थे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, और स्टेट लेवल पर जो थी वो थी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। तो एक बार इनका ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो, जो एक्साइज ड्यूटी थी वो गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पर लगती थी, मतलब जैसे ही कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री गेट से बाहर निकलता था उस पर एक्साइज ड्यूटी लग जाती थी, ठीक है। तो मोस्टली ऑन गुड्स लाइक कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, पैकेज्ड फूड्स पर ये लगता था। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हर स्टेज पर टैक्स लगने की वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी 1000 पेन्स मैन्युफैक्चर करती है और फैक्ट्री गेट से मार्केट में बेचती है, तो हर पेन पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, चाहे वो पेन मार्केट में बिके या फिर ना बिके। अब एक बार कास्केडिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो एक कंपनी ने एक टीवी बनाया और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका 10,000 था, तो उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगी वो 12% लगी, ठीक है। तो टीवी का जो प्राइस हो गया वो 11,200 हो गया। अब होलसेलर स्टेज पर अगर आते हैं तो होलसेलर ने टीवी को मैन्युफैक्चरर से 11,200 में खरीदा। अब होलसेलर ने अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया, फॉर एग्जाम्पल उसने 800 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर लिए, तो उसका जो न्यू प्राइस हो गया वो 1200 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर वैट लगता है, हम ये स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर लगता है वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैट का रेट मान लो 12% है, तो वैट 12% ऑफ 12,000 1440 हो जाएगा। तो कस्टमर के लिए जो प्राइस हो जाएगा वो 13,440 हो जाएगा। तो वैट किस पर लग रहा है? वैट पूरे 12,000 पर लग रहा है, जिसमें ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी का 1200 इंक्लूडेड है ना। इसका मतलब ये है कि वैट इज बीइंग चार्ज्ड ऑन अ प्राइस व्हिच ऑलरेडी इंक्लूड्स एक्साइज ड्यूटी। इसी को हम कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं कि ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका है, उस टैक्स के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। फिर आता है हमारा सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स एक सेंट्रल टैक्स था जो किसी भी सर्विसेज के प्रोवाइड होने पर लगता था, जैसे कि होटल स्टे, रेस्टोरेंट्स, मोबाइल बिल्स, कंसल्टेंसी, इंश्योरेंस, एयर टिकट्स एक्सेट्रा। तो आपने अगर एक होटल में 5,000 का रूम बुक किया है तो सर्विस टैक्स मान लो 15% है, तो 750 के हिसाब से आपको सर्विस टैक्स लग जाएगा। ऐसे ही जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है वो इंटर स्टेट सेल्स पर लगता था। इंटर स्टेट सेल्स का मतलब क्या है कि जब प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा जाता था, ठीक है। तो अगर एक कंपनी गुजरात में है और महाराष्ट्र के कस्टमर को प्रोडक्ट बेचती है तो उस पर सीएसटी लगता था। फिर आता है हमारा वैल्यू एडेड टैक्स। तो जो वैट है वो एक स्टेट टैक्स था जो हर स्टेट अपने अपने हिसाब से लगाता था। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हर स्टेट के अलग अलग वैट रेट्स होते थे, इसीलिए एक ही प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता था। दिल्ली में मोबाइल फ़ोन पर वैट फॉर एग्जांपल 12.5% था और यूपी में वही वैट 14.5%। तो अगर एक फ़ोन 10,000 का है तो दिल्ली में उसका प्राइस 11,250 और यूपी में 11,450। ये दिक्कत हो रही थी। फिर आता है एंट्री टैक्स। तो जब भी एक प्रोडक्ट एक स्टेट या सिटी के अंदर एंटर करता है
तो एंट्री टैक्स लगता है। तो ये लागू होता है मोस्टली ऑन गुड्स लाइक ट्रक्स फुल ऑफ रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स एंटरिंग इनटू अ न्यू स्टेट। तो अगर एक ट्रक महाराष्ट्र से कर्नाटका एंटर करता है विद इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कर्नाटका एंट्री पॉइंट पर एंट्री टैक्स देना पड़ता था। ऐसे ही एंटरटेनमेंट टैक्स एंटरटेनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज पर लगता था, सिनेमा टिकट्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, इवेंट्स, डी सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। अलग अलग टैक्सेस, अलग रूल्स, अलग रेट्स, और हर स्टेज पर टैक्स के ऊपर टैक्स, कैस्केडिंग इफेक्ट। तो इस वजह से गुड्स महंगी हो जाती थी, साथ ही स्टेट्स के बीच ट्रेड स्मूथ नहीं हो पाता था। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक यूनिफाइड और ट्रांसपेरेंट सिस्टम की ज़रूरत थी। इसीलिए जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब हम बात करेंगे आफ्टर जुलाई 1, 2017, बेसिकली आफ्टर जीएसटी। तो 1 जुलाई 2017 से भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ। इसके आने के बाद मल्टीपल टैक्सेस मर्ज हो गए और एक यूनिफाइड सिस्टम बन गया। अब जीएसटी में सब्ज्यूम होने वाले जो टैक्सेस थे, बेसिकली एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोलियम और अल्कोहल को छोड़कर, सर्विस टैक्स, सीएसटी, वैट, यहाँ पर भी पेट्रोलियम और अल्कोहल को छोड़कर, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स। तो टोटल 17 टैक्सेस और 23 सेसेस को सबमर्ज करके एक सिंगल टैक्स बनाया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले ना दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम क्लियर करते हुए चलते हैं, सेस और सरचार्ज। ठीक है, तो सेस ना एक एक्स्ट्रा टैक्स होता है जो गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट करती है। इसका मतलब ये है कि ये पैसा सिर्फ उसी काम के लिए यूज होगा जिसके लिए सेस लगाया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन सेस सिर्फ एजुकेशन के लिए होगा, हेल्थ सेस सिर्फ हेल्थ केयर के लिए होगा, और कृषि कल्याण सेस फार्मर्स वेलफेयर के लिए होगा। तो ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। उसके बाद आता है सरचार्ज। देखो, सरचार्ज भी एक एक्स्ट्रा टैक्स होता है जो सिर्फ हाई इनकम अर्नर्स या हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स पर लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन अर्न्स 2 करोड़ पर ईयर, राइट? सो इनकम टैक्स अगर उसका 50 लाख है तो सरचार्ज उस पर फॉर एग्जाम्पल 25% लग रहा है, तो 12.5% लाख एक्स्ट्रा टैक्स उस पर लगेगा। ठीक हो गया? तो जो सेस होता है वो 100% सेंटर के पास रहता है, वेरिन जो सरचार्ज होता है वो डिविजिबल पूल में जाता है, इसीलिए स्टेट को भी इसका हिस्सा मिलता है। आई होप सेस और सरचार्ज आपको क्लियर हो गए होंगे। अब करंट सिनेरियो में ना इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमारे पास है वो 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला है जीएसटी, जो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के फॉर्म में कलेक्ट होता है। दूसरा है कस्टम ड्यूटी और थर्ड है स्टैम्प ड्यूटी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम इन 3 टैक्सेस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सीजीएसटी है ना, जब कोई सप्लाई एक ही स्टेट के अंडर होती है, बेसिकली इंटर स्टेट सप्लाई, तो उस पर जो जीएसटी लगता है उसका हाफ हिस्सा सेंटर को जाता है, और सेंटर का जो शेयर है यही शेयर सीजीएसटी के रूप में कलेक्ट होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली में एक मोबाइल खरीदते हो 10,000 रुपये का और उस पर 18% जीएसटी लगता है, तो टोटल जीएसटी है 1800। ठीक हो गया? तो 1800 में से जो 900 है वो सीजीएसटी के फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगा। फिर आता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी। उसी इंट्रा स्टेट सप्लाई में जो दूसरा हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, इसे हम एसजीएसटी कहते हैं। ठीक है, तो 1800 में से जो 900 सेंट्रल गवर्नमेंट को गए हैं सीजीएसटी के फॉर्म में, तो जो बचे हुए 900 है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के फॉर्म में। इज दिस क्लियर नाउ? तो एक ही प्रोडक्ट पर सेंटर प्लस स्टेट दोनों को बराबर शेयर मिलता है, एक सीजीएसटी के फॉर्म में जाता है और एक एसजीएसटी के फॉर्म में। ठीक हो गया? फिर है हमारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी। तो जब सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होती है या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो उस पर सिर्फ एक टैक्स लगता है, उसे हम आईजीएसटी कहते हैं। ठीक है, तो जो आईजीएसटी है वो सेंटर कलेक्ट करता है और बाद में जो कंज्यूमिंग स्टेट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। जो हमारा सीजीएसटी है और जो हमारा एसजीएसटी है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई में लगता है, बेसिकली स्टेट के अंडर में अगर कोई सप्लाई हो रही है। लेकिन जो हमारा आईजीएसटी है वो इंटर स्टेट सप्लाई में लगता है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा हो। इज दिस क्लियर नाउ? तो जो हमारा जीएसटी है वो इन तीनों के फॉर्म में कलेक्ट होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ठीक है, अब
जीएसटी के लिए पहले हमारे पास ना 4 स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18% एंड 28%। बट अब जीएसटी स्लैब्स को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। जो 12% स्लैब था उसको रिमूव कर दिया गया है और कुछ आइटम्स 5% में शिफ्ट हो गए जो एसेंशियल थे, और 18% में चले गए जो सेमी लग्जरी थे, ठीक है। और 28% वाले ज़्यादातर आइटम्स को 18% में शिफ्ट कर दिया गया है। और लग्जरी और सिन गुड्स के लिए एक नया स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया 40% का, तो इनको उसमें डाला गया है। तो अब जीएसटी में मेनली 2 लेवल है, 5% एंड 18%, और सिन गुड्स के लिए अलग से 40% का स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है। क्लियर? फिर बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी की, ठीक है। तो स्टैम्प ड्यूटी एक स्टेट लेवल टैक्स है जो लीगल डॉक्यूमेंट्स पर लगता है ताकि वो लीगली वैलिड बन जाए और कोर्ट में एक्सेप्टेबल हो। तो ये मेनली प्रॉपर्टी और लीगल एग्रीमेंट्स पर लगता है, जैसे कि प्रॉपर्टी सेल ट्रांसफर, गिफ्ट डीड, लीज डीड्स, मॉर्गेज डीड्स, पावर ऑफ अटॉर्नी, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, शेयर सर्टिफिकेट्स, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो इसको स्टेट गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी के रूप में कलेक्ट करती है, और इसका जो रेट होता है वो हर स्टेट में अलग अलग होता है। बेसिकली लोकेशन, प्रॉपर्टी वैल्यू, ट्रांजैक्शन टाइप पर डिपेंड करता है। तो इसका मेन पर्पस ये होता है कि इससे डॉक्यूमेंट को एक लीगल रिकॉग्निशन मिलता है, और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक मेजर सोर्स है, जिससे बेसिक रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट पर खर्चा होता है। फिर बात करते हैं कस्टम ड्यूटी की, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी ना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगती है। मतलब जब भी कोई प्रोडक्ट इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करता है, चाहे वो इंडिया में एंटर हो रहा हो, बेसिकली इंपोर्ट हो रहा हो, या फिर इंडिया से बाहर जा रहा हो, एक्सपोर्ट हो रहा हो, तो उस पर एक अलग से ड्यूटी लगती है, उसको हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है। तो जो कस्टम ड्यूटी है ना, वो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर में मल्टीपल टाइप्स ऑफ ड्यूटीज आती है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर गवर्नमेंट सिचुएशन के हिसाब से इनमें से एक या फिर मल्टीपल ड्यूटीज लगा सकती है। तो इनमें सबसे पहला जो हमारा आता है वो है बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये इंपोर्ट पर लगता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी ये भी इंपोर्ट पर लगता है। काउंटर विलिंग ड्यूटी इंपोर्ट पर लगता है। सेफ गार्ड ड्यूटी इंपोर्ट पर लगता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी भी इंपोर्ट पर लगता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट पर लगता है। फिर आता है हमारा सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये बेसिक कस्टम ड्यूटी पर लगता है, ठीक है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पर ही हमारे पास एक अलग से जो टैक्स लगता है वो है इंटीग्रेटेड जीएसटी, वो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पर लगती है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पर ना कस्टम ड्यूटी के अलावा इंटीग्रेटेड जीएसटी भी वहीं पर लगता है, ठीक है। देखो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर टैक्स कैसे लगता है उसको एक बार समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, उसके बाद हमारा SWS लगता है बेसिक कस्टम ड्यूटी पर, और फिर कॉस्ट, बेसिक कस्टम ड्यूटी और SWS पर हमारा इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है लास्ट में, ठीक है। और उसके बाद अगर हमको कोई एडिशनल ड्यूटीज और लगानी है तो वो लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मशीन इंपोर्ट की है 10 लाख में, ठीक है। अब उस पर एज्यूम कर लो कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो 10% लगी है, और हमारा जो IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो 18% है, और जो SWS है वो 10% है ऑन BCD। तो सबसे पहले 10% लगेगा 1 लाख पर, विच इज़ 10,000। फिर उसके बाद SWS लगेगा 10% ऑफ BCD, ठीक है। तो बेसिकली 10,000 पर फिर 10% लगेगा, विच इज़ 1,000, ठीक हो गया। अब हम फाइनली कैलकुलेट करेंगे IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस वैल्यू पर प्लस BCD प्लस SWS। तो टोटल वैल्यू कितनी है प्रोडक्ट की? 1 लाख, प्लस जो हमारा BCD है बेसिक कस्टम ड्यूटी विच इज 10,000, और SWS है वो 1,000 है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 1,11,000। तो जो हमारा IGST लगेगा 18%, वो 1,11,000 पर लगेगा, विच इज 19,980। तो टोटल इम्पोर्ट टैक्स पेबल कितना हो जाएगा हमारा? BCD प्लस SWS प्लस IGST विच इज 30,980। तो हम अगर 1 लाख का कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर हम 30,980 टैक्स पे कर रहे हैं। इज दिस क्लियर ना? अब इसके अलावा भी अगर हमको कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगानी है, जैसे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी है या फिर कोई सेफगार्ड ड्यूटी लगानी है, तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं अलग से, ठीक हो गया। और अगर हम SWS नहीं लगाते हैं
तो जो IGST है वो डायरेक्टली BCD और वैल्यू पर लग जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स होता है इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स, मतलब सबसे पहले टैक्स गवर्नमेंट को कौन पे करता है। फिर है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मतलब फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स, मतलब कि आखिर में टैक्स को कौन पे करता है। तो जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पर आता है। जैसे इनकम टैक्स का एग्जांपल लो, अगर आप 10 लाख कमाते हो तो आप खुद ही टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हो और उसका बर्डन आप पर ही आता है, ठीक है। यानी कि जो टैक्स पे कर रहा है वही उसको बेयर करता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है कि इसमें इम्पैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग इंसानों पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल GST देखो, शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को GST पे कर लिया तो उस पर इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन उसने वो पैसा कस्टमर से कलेक्ट किया, तो जो फाइनल पैसा पे करता है वो होता है हमारा कस्टमर, तो वो हो जाएगा इंसिडेंस। मतलब जो पे करता है वो अलग है और जो फाइनल बर्डन उठाता है वो अलग है। इज इज क्लियर ना। तो डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही इंसान पर होता है, वेरिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस में इम्पैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग लोगों के ऊपर होता है, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं ना कि इंडिया कौन सा मेथड यूज करता है टैक्सेशन के लिए। देखो, इंडिया सिर्फ ना एक टैक्सेशन मेथड फॉलो नहीं करता है, इंडिया मिक्स्ड टैक्सेशन सिस्टम फॉलो करता है। तो टैक्स के टाइप्स के हिसाब से मेथड्स चेंज होती रहती है। तो हम 3 टाइप के टैक्स सिस्टम पढ़ेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम, ठीक है। अगर हम प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में देखें तो इंडिया का जो पर्सनल इनकम टैक्स है ना वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, मतलब कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स रेट भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम न्यू रजीम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 5%, 10%, 15%, 20%, 30% ये सारे टैक्स स्लैब्स हैं। तो ये आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपको इन स्लैब्स में टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो आपकी इनकम जितनी कम होगी आपको उतना कम स्लैब में टैक्स पे करना पड़ेगा और आपकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी आपको उतना ही ज़्यादा स्लैब में टैक्स पे करना होगा। इज दिस क्लियर ना। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। अब रिग्रेसिव टैक्स में ना टैक्स रेट सबके लिए सेम होते हैं, चाहे इनकम कम हो या फिर ज़्यादा हो, बट टैक्स बर्डन इससे पुअर लोगों पर ज़्यादा पड़ता है क्योंकि उनकी इनकम लो रहती है, ठीक है। चलो उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, कंसिडर करो राम की जो मंथली इनकम है वो 10,000 है और श्याम की जो मंथली इनकम है वो 1 लाख है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल वो लोग एक मोबाइल फोन खरीदते हैं जिस पर GST 18% है, तो दोनों के लिए मोबाइल फोन की जो कीमत होगी वो सेम होगी, तो GST भी 18% दोनों को लगेगा। अब जो राम है वो 1800 GST पे कर रहा है, श्याम भी 1800 GST पे कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको इनकी इनकम के प्रपोर्शन में देखें तो जो राम है वो अपनी इनकम का 18% टैक्स पे कर रहा है और जो श्याम है वो अपनी इनकम का सिर्फ 1.8% टैक्स पे कर रहा है। फिर आता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, ठीक है। अब इस सिस्टम में टैक्स रेट हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे इनकम या प्रोडक्शन लेवल कम हो या फिर ज़्यादा हो, ठीक है। इसमें टैक्स रेट ना तो बढ़ता है जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्स में होता है और ना ही घटता है जैसे कि रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में होता है। तो सब लोग सेम परसेंटेज का टैक्स पे करते हैं। तो यूजुअली ये मेथड इकोनॉमीज में एक इंडिपेंडेंट टैक्सेशन सिस्टम के रूप में यूज नहीं होती है। ज़्यादातर कंट्रीज इस सिस्टम को प्रोग्रेसिव या फिर रिग्रेसिव टैक्सेशन के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री मेथड के रूप में यूज करते हैं। अब इसमें इकोनॉमिस्ट का कहना ये है कि अगर प्रोग्रेसिव टैक्स को लिमिट के बिना बढ़ाते रहेंगे तो एक स्टेज पर टैक्स रेट इतना हाई हो सकता है कि आप इम्प्रैक्टिकल और अनफेयर हो जाएंगे। और वहीं रिग्रेसिव टैक्स को कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस किया जाए तो एक टाइम के बाद टैक्स कलेक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो सकता है, जिससे सिस्टम इनइफेक्टिव बन जाएगा, राइट। इसीलिए एक सर्टेन लेवल के बाद हर टैक्स सिस्टम चाहे वो प्रोग्रेसिव हो या फिर रिग्रेसिव हो, इसको प्रोपोर्शनल टैक्सेशन की तरफ शिफ्ट करना जरूरी होता है ताकि टैक्स सिस्टम बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल बना रहे। तो एग्जाम्पल के लिए देखो कि अगर पर्सन ए की जो इनकम है वो 2 लाख है, बी की 10 लाख है और सी की 50 लाख है, ठीक है। और सब पर 10% टैक्स लगा है, तो जो ए टैक्स पे करेगा वो 20,000 होगा, बी टैक्स पे करेगा वो 1 लाख होगा और सी जो टैक्स पे करेगा वो 5 लाख होगा।
तो यहाँ पर जो टैक्स रेट है वो सबके लिए सेम है, लेकिन इनकम बढ़ने पर टैक्स का अमाउंट भी बढ़ रहा है, इसीलिए सिस्टम फेयर और स्टेबल माना जाता है। ठीक है।